Hello, good morning, students. Today's topic is reported speech. Today we will discuss about reported speech, how we can convert a direct sentence into an indirect sentence. So, reported speech is known as direct indirect speech और narration also. So, नरेशन कहा जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहा जा सकता है या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम जानते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है और इसका ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स में रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और स्कूलिंग में रिपोर्टेड स्पीच का क्या इंपॉर्टेंस है. रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑल्सो नॉन एज direct or indirect speech. The same term is also known as narration. कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं. वो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं उसमें. तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट कोई आंसर होगा, उसको आपको चूज करना है. इसको चूज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है. बट यदि बात करें स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग में जो छोटी क्लासेस होती है उनमें आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ होता है या कुछ डायरेक्ट सेंटेंस दिए होते हैं, उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है. या तो फिर हम बात करें बोर्ड क्लासेस की, तो सीबीएसई 10th में या फिर एनसीईआरटी 10th में एक डायलॉग आपको दिया जाएगा. डायलॉग में आपका किसी दो के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उन कन्वर्सेशन को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. ये देखिए एक सेंटेंस है, शुड बी सेड टू मी आई एम ए टीचर. आई एम ए टीचर. इसमें इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं. कोमा से पहले वाला पार्ट और इन्वर्टेड कोमास में जो बंद पार्ट है वो वाला. तो इसके दो पार्ट हुए, दिस वन एंड दिस वन. इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब or sometimes we may also say reporting clause. इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच or sometimes we may also say that रिपोर्टेड क्लाउज. ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब पे. जिस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब होगा रिपोर्टेड स्पीच में वैसा ही फंक्शन होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को ही बेस मान करके हमें इस सेंटेंस को चेंज करना होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल्स की किस तरह से एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है. लेट्स कम. change into indirect speech.
रूल्स पढ़ते हैं इसके। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1। इसके लिए मैं नीचे वही सेंटेंस, एक सेंटेंस ले लेता हूँ। He said to me, I'm going to shop. I'm going to shop. ये इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस रहेगा जिसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। सबसे पहला नियम इसका ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो वर्ब आया है, यहाँ पे ये वर्ब किस टेंस का है। यहाँ पे तीनों ही टेंस के वर्ब्स आ सकते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ब्स हो सकते हैं, पहले इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज में रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब्स आए हैं, इन वर्ब्स की स्टडी हम करते हैं कि ये कौन कौन से वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स आपके हो सकते हैं प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहाँ पे आपको मिल सकता है से या से टू, या तो फिर सेज, या तो फिर सेज टू। देखिए से टू, सेज एंड सेज टू, ये इसका यूज़ किस तरह से हो सकता है, एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। They say you are busy. They say you are busy, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, से रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब है, और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो से के बाद में टू का यूज़ नहीं करते हैं। और से इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे से का ही यूज़ किया जाएगा। यदि बात करें प्रेजेंट टेंस की तो इसी को हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट में लेकर के देखते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, ही सेज you are busy। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही के साथ में सेज आया है बिकॉज ऑफ जो सब्जेक्ट है वर्ब का, ये वर्ब का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। जब वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ पे आई हुई वर्ब जो प्रेजेंट टेंस की है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगा दिया जाता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं ओनली से का ही। अब हम बात करते हैं से टू की। से और सेज की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं से टू की। से टू की यदि बात करते हैं तो देखिए मनीष एंड आशा said to me, you are working or not। ये एक सेंटेंस है, मनीष एंड आशा, ये है आपका सब्जेक्ट। ये कॉमा से इधर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मनीष एंड आशा। मनीष एंड आशा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल बन गए हैं। प्लूरल बनने के बाद में यहाँ पे सेज नहीं आएगा, से ही आएगा। और टू इसलिए आया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो से या सेज के बाद में टू का यूज़ किया जाएगा। आगे के सेंटेंस को किस तरह से चेंज करना है वो आगे के रूल्स में हम पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट
अपना हो गया से टू, और हम बात करते हैं सेज टू की, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ कि मनीष, ओनली मनीष को ही काम में लेता हूँ, तो ये बन जाएगा अपना सेज टू। और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस ऐसा का ऐसे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मनीष सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आया है वो सेज हुआ, और सॉरी यहाँ पे सेज टू मी भी लिखता हूँ मैं, क्योंकि टू तभी आएगा जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो मनीष के हिसाब से यहाँ पे सेज आया, मनीष और आशा के हिसाब से यहाँ पे से आया, और टू यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि रिपोर्टिंग वर्ब में टू तब आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो, राइट। और रिपोर्टिंग वर्ब में से का यूज़ तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज का यूज़ तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और से और सेज या तो सेज टू या तो सेज टू का प्रयोग तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो। क्लियर। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कौन कौन आएंगे, से आ सकता है, या आपको से टू दिया हुआ आ सकता है, या तो आपको सेज मिल सकता है, या तो आपको सेज टू दिया हुआ मिल सकता है। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो आपको मिल सकती है सैड फॉर्म में, या मिल सकती है आपको सैड टू फॉर्म में। अब यहाँ पे वर्ब में कोई ऐसे एस लगाने का कोई भी झंझट नहीं है, कोई ऐसा रूल हमें फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि पास्ट टेंस में या तो हम सैड काम में लेते हैं, या तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सैड टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ही सैड हु आर यू, ही सैड हु आर यू। ये सेंटेंस है जिसमें ही सब्जेक्ट है और सैड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस टू का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो सेंटेंस है इसका हमें बाद में वास्ता रहेगा, फ़िलहाल नहीं रहेगा। दूसरा, मैं यहाँ पे यदि यू लिखता हूँ तो भी सैड आएगा, दे लिखता हूँ तो भी सैड आएगा, आई लिखता हूँ तो भी सैड ही आएगा। बट यदि मैं कहूँ कि they said to me where do you live, दे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, said के बाद में टू इसलिए लगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि टू कब लगता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो टू नहीं लगाया जाता है। और बाकी का जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, इसको हम चेंज करना सीखते हैं बाद में। पास्ट टेंस की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में बात की जाए फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में जो हम वर्ब यूज कर सकते हैं वो या तो कर सकते हैं कि विल से, या तो हम कर सकते हैं कि विल से टू, या तो हम कह सकते हैं कि शैल से, या तो यूज किया जा सकता है शैल शे टू। ये चार फॉर्मेट्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। अब ये किस किस वे में यूज किए जा सकते हैं, विद एग्जांपल हम इसकी स्टडी करते हैं। विल और सेल का यूज़ करना हमें आना चाहिए। विल और सेल का फ्यूचर टेंस में जो यूज़ किया जाता है वो आई एंड वी के साथ ऑलवेज शैल का यूज़ करें।
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहा हूँ, मॉडल्स की बात नहीं कर रहा। आई और वी के साथ में विल भी आ सकता है यदि वो मॉडल की तरह यूज़ हो रहा है तो। बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आप किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो विल से टू, सेल से, सेल्स है टू का यूज़ सेंटेंस में किस तरह से होगा। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें फिलहाल हम, तो दे, न आई है न वी है, तो दे के साथ डेफिनेटली क्या आएगा, विल। दे विल से हु आर यू। वो पूछेंगे कि तुम कौन हो, या तो वो कहेंगे कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अब ये फ्यूचर टेंस का है, और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो से के बाद में टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बाद में। यदि मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखता कि दे विल से टू मी, बाद में यही सेंटेंस में रख देता हूँ हु आर यू, तो यहाँ पे हमने से के बाद में किसका यूज़ किया है, टू का, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में है ऑब्जेक्ट। अब यदि हम बात करें सेल से, और सेल से टू कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वी शेल, या फिर आई में यूज़ करता हूँ यहाँ पे आई शैल या वी शेल से। यदि मैं इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट भी रखता हूँ तो से के बाद में टू भी लगाऊंगा, से के बाद में टू भी लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट भी रख देता हूँ। तो इस तरह से आई शैल से टू यू, या फिर वी शैल से टू यू, और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस में यहाँ पे ऊपर वाला ही रख देता हूँ। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में अपना रोल प्ले कर सकती है, पास्ट टेंस में किस तरह से उसका फॉर्मेट बन सकता है, या तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में किस तरह से उसको स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है। ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अंदर वर्ब्स किस तरह से अपने आप को प्लेस कर सकती है, और से के बाद में टू का, सेड के बाद में टू का, या विल या शेल के बाद में टू का रोल कब रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ होता है तो टू का रूल रहता है। अब देखिए पहले ही नियम की बात करते हैं। तो जब आप इस रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होता है। जो वर्ब आया है मेन वर्ब, इस वर्ब को चेंज करना होता है। किस तरह से चेंज करेंगे, हमारे पास हो सकता है से, या सेज हो सकता है, या से टू हो सकता है, या सेज टू हो सकता है, या तो हमारे पास हो सकता है शेड, या तो फिर हमारे पास हो सकता है शेड टू, या तो फिर हमारे पास हो सकता है विल से, या तो हमारे पास हो सकता है विल से टू, सेल से और सेल से टू भी हो सकता है। अब देखिए इनको किस तरह से चेंज करते हैं। ये टू तब आता है जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, कि टू तब आता है जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इस मेन वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रहे, यदि ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं दिया हुआ है तो इन टू को, इस वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, टू वाली वर्ब को। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे, और दिया हुआ है तो चेंज करेंगे। इसमें टू तब लगता है जब यहाँ पे क्या दिया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का क्या रखें आप, से ही रखें।
सेज का सेज ही रखें। से टू चेंज हो जाएगा क्योंकि टू के बाद में कोई डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट होगा, इसे हम चेंज कर देंगे किस में, टेल में। सेज टू को हम चेंज कर देते हैं किस में, टेल्स में। सैड है तो सैड को चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का आप सैड ही रख देते हैं। और सैड टू, टू है तो आप सिंपल सेंटेंस में इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये आस्क्ड वगैरह में भी चेंज होता है, तो इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। विल से को आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टू नहीं आया है। विल से टू को चेंज करेंगे क्योंकि इसमें टू आया है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, विल टेल में। कहने का मतलब है कि सिंपली हम किस में चेंज कर देते हैं, टेल, टेल्स, टोल्ड या विल टेल या फिर शेल टेल में हम चेंज कर देते हैं। शेल की बात करते हैं तो या तो आपके सेंटेंस में शेल से दिया हुआ मिल सकता है, या तो आपके सेंटेंस में शेल से टू दिया हुआ मिल सकता है। इसको हम सेल से को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेल से का सेल से ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेल से टू के बाद में डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम चेंज करते हैं किस में, शैल टेल में, शैल टेल में। इसका हम एग्जांपल लेकर के और एक रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे, मगर इससे पहले बाकी रूल्स का भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका हो गया क्लियर। रूल नंबर टू की बात यदि हम करें, तो एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हर रूल के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ठीक से आपकी समझ में हो सकता है नहीं आए। रोशन said to me, Roshan said to me, this is my house. This is my house. ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कोमा का यूज़ हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे एक फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है। हो सकता है कि ये सेंटेंस किसी भी प्रकार के हो जिसमें फुल स्टॉप की जगह कोई आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ मिल सकता है, या तो फिर यहाँ पे कोई इंटरोगेटिव साइन भी आपको दिया हुआ मिल सकता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंट्रोगेटिव साइन को रखते हैं या बाहर रखते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं या सबसे लास्ट में रखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रहे आपको कि जितने भी सिंबल्स यहाँ पे साइन यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो इंटरोगेटिव साइन है, चाहे तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन है, या फिर और किसी प्रकार का ये साइन है, सारे के सारे जितने भी सिंबल्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, एक बार इसको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे रूल नंबर सेकंड की कि जितने भी इन्वर्टेड कॉमास आदि आदि आए हैं इन सब को हमें हटाना होता है। और हमने बात करी थी कि ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इट मीन्स कि ये दो सेंटेंस हुए, ये एक सेंटेंस है अपने आप में और ये भी एक सेंटेंस है, ये क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज, राइट। दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को मिला करके हमें बनाना है एक सेंटेंस। जब भी दो सेंटेंस को मिलाया जाता है तो डेफिनेटली कोई दोनों सेंटेंस को मिलाने वाली डिवाइस का यूज़ हमें करना पड़ता है, और इस डिवाइस को हम कहते हैं कंजक्शन। हमें यहाँ पे कोई एक कंजक्शन का यूज़ करना होगा। ये कंजक्शन डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के नेचर पर, कि वो सेंटेंस का नेचर किस प्रकार का है उसके ऊपर। यदि भी वो सिंपल प्रकार का सेंटेंस है तो हम यहाँ पे केवल और केवल कंजक्शन के तौर पे किसका यूज़ करते हैं,
दैट का यूज़ करते हैं, और जितने भी कोमाज आए हैं उन सब को हटा करके, ध्यान रहे, जितने भी यहाँ पे सिंबल्स आए हैं, जितने भी इन्वर्टेड कोमाज आदि आए हैं, उन सब को हटा करके दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस, कैसा सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट आता है उसको हमें सब्जेक्ट की तरह, जब सब्जेक्ट को एक सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है तो ये छोटा हो जाएगा, दिस का टी छोटा हो जाएगा। यदि इसी तरह से आप देखते हैं कि यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यू में वाई कैपिटल है, उसको आपको वाई स्मॉल करना है, बशर्ते वो आई नहीं हो, क्योंकि आई को हम ऑलवेज कहीं भी लिखें कैपिटल ही लिखते हैं, बशर्ते वो किसी का नेम नहीं हो, नेम का फर्स्ट लेटर भी ऑलवेज कैपिटल ही लिखा जाता है। तो जो भी प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया जाता है उस प्रोनाउन का पहला लेटर भी हमें क्या करना है, स्मॉल यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो सेंटेंस मर्ज हुआ नहीं लगेगा, या फिर वो सेंटेंस अपना गलत है। तो सेकंड रूल अपना ये बना कि रिमूव ऑल सिंबल्स from both of the sentence and use conjunction that. And put full stop at the end of the sentence. ध्यान रहे, remove all the symbols from both of the sentences and use conjunction that. Which conjunction we will use here? Definitely we have to use here conjunction that while the sentences are assertive, and put full stop at the end of the sentence. When we put full stop at the end of the sentence, it is understood that the sentence is assertive. Only the type of sentence will remain there assertive. तो असर्टिव टाइप का सेंटेंस तब बनेगा जब हम उसके लास्ट में फुल स्टॉप रख देंगे, बट बीच के जितने भी स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने होते हैं। ये हो गया अपना रूल नंबर सेकंड। अब देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 3, if the tense of if the tense of the reporting verb is present or future, if the tense of the reporting verb is present or future, will not change the tense of the reported speech. Remember, if the tense of the reporting verb is either present or future, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या तो फ्यूचर है, विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? यस। और if the tense of the reporting verb is past, then will change the tense of the reported speech. Remember, this one is important thing. If the tense of the reporting verb is past tense, then will change the tense of reported speech, right?
हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि दी हुई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। यदि पास्ट टेंस है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। कुछ एक कंडीशंस को छोड़ करके उन कंडीशन की भी हम आगे स्टडी करेंगे। एक वो लाइट इधर लगवा देना ना। तो हमने पढ़ लिए इसके 2 रूल्स। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड रूल की। रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरह से अपना प्लान डिज़ाइन करके उसकी स्टडी करते हैं। तो हमें टेंस को चेंज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसमें जो टेंस आया है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस टेंस में चेंज करेंगे, कौन सा वर्ब वहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरह से जो सिचुएशन रहेगी वो देखिए। डायरेक्ट सेंटेंस का टेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस का टेंस। सबसे पहले टेंस की बात करें तो पहला टेंस अपना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर होता है डू और डज, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो सकता है, या डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इसको आपको चेंज करना है नेक्स्ट टेंस में। नेक्स्ट किसका? पास्ट का। पास्ट का सिमिलर टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसे चेंज कर देते हैं। सेकंड नंबर देखिए, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसको कौन सा टेंस में चेंज कर देते हैं? पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर और एम। इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Sometimes we may say that this one is fourth form of the verb. Number 3 है present perfect tense। present perfect tense में होता है has सिंगुलर के लिए, have प्लूरल के लिए प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द verb। इसे भी सिमिलर पास्ट में चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैज़ और हैव की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4 टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का फॉर्म आएगा क्योंकि जहाँ कहीं भी कंटिन्यूस नाम आता है, प्रोग्रेसिव नाम आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इसे सिमिलर पास्ट में चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें होता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि आया हो तो उसको किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इसको हम चेंज कर देते हैं किस में? अब एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑलवेज पास्ट फॉर्म में ही होते हैं।
प्रेजेंट टेंस उसके सिमिलर पास्ट में चेंज हुआ, पास्ट टेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही पास्ट टेंस में ही चेंज होना है, वो आगे फ्यूचर में नहीं जा सकता। और फ्यूचर टेंस जो है वो भी फ्यूचर का पास्ट बनेगा, जो कि इमेजिनरी फ्यूचर था उसका इमेजिनरी पास्ट बन जाएगा, जैसे विल का पास्ट होता है वुड, और मॉडल का पास्ट जिस तरह से कैन का कुड, मे का माइट, इस तरह से। तो ध्यान रखें कि पूरा का पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट जो पोर्शन है, डायरेक्ट सेंटेंस वाला, वो किस पे बेस्ड है? पास्ट टेंस पे, पास्ट इवेंट्स पे, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी के द्वारा रिपोर्ट किया हुआ स्पीच है। थर्ड पार्टी के द्वारा जब भी कोई स्पीच रिपोर्ट किया जाता है तो उसको पास्ट में ही इंडिकेट करते हैं, पास्ट में ही शो करते हैं। इसको चेंज करते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? वॉज एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को आप किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? अभी हमने यूज लिया था हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इधर में से दैट द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो फॉर्मेट है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हम यहाँ पे पता करते हैं। यहाँ पे आया हुआ है, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी यूज्ड है, और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज्ड है। इट मीन्स कि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में यूज किए जा चुके हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म में। जब इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज किए जा चुके हैं तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच ही मान लिए जाते हैं कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ही है, इसलिए इनका कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनेगा, इनका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस की यदि बात की जाए तो फ्यूचर टेंस में अपने पास होता है विल और शैल, या तो विल बी या तो शैल बी, या फिर विल हैव, शैल हैव, या फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब देखिए, अब जितना भी फ्यूचर टेंस है, चाहे इंडेफिनेट है, चाहे प्रोग्रेसिव है, चाहे परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो उसमें हमें चेंज करना है केवल और केवल किसको? विल, शैल को। बाकी जो भी आए, बी आए, हैव बीन आए, उसको चेंज नहीं करना है, और इन सब को हम चेंज कर देते हैं किसमें? वुड में। यदि शैल एज इट इज़ आगे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो शैल को किस में चेंज कर देंगे? शुड में। बाकी सभी को हमें शैल को भी वुड में ही चेंज करना है। किस तरह से करना है एक एग्जांपल लेकर के आगे देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि किस तरह से सेल को भी वुड में चेंज कर दिया जाता है। विल को तो करना ही करना है, और किस तरह से सेल का शुड भी बन सकता है, ये दोनों परिस्थितियां हम आगे पता करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल्स में कैन, मे, मस्ट, इनको हम चेंज करते हैं। कैन को चेंज कर देते हैं कुड में, मे को चेंज कर देते हैं माइट में, मस्ट को चेंज कर देते हैं हैड टू में। मॉडल की ही रूप में विल और शेल का भी यूज़ होता है, तो विल और शेल को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, इसलिए इनको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था
रूल नंबर 3 की टेंस को किस तरह से चेंज किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इसके रूल नंबर 4 की, राइट। रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाना चाहिए, और रूल नंबर सेकंड में हमने पढ़ा कि किस तरह से सेंटेंस को हमें अरेंज करना होता है, और रूल नंबर थर्ड में हमने पढ़ा कि किस तरह से टेंस को चेंज किया जाना चाहिए, और रूल नंबर 4 है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हमने चेंज किया था जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज किया था तब भी, और यहाँ पे भी हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, बट वहाँ पे जिस वे में हमने प्रोनाउन को चेंज किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसका वे है, इसलिए इसकी स्टडी करना यहाँ पे भी ज़रूरी है। यहाँ पे उस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ कि प्रोनाउन पर्सन्स बेस्ड होते हैं, और पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन के साथ साथ में हम स्टडी करते हैं इनकी सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस की स्टडी हम करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी पॉजेसिव केस की, तो उसका भी साथ साथ में हम इसका स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट एंड दे। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन्स होते हैं। अब इनको हमें किस फॉर्मेट में यूज करना है वो हम आगे करते हैं, लेकिन पहले इनकी ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस का पता कर लेते हैं। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। ये इनकी केस होगी। सब्जेक्टिव केस आई, वी ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस यू ये सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट एंड दे का देम। तो रिमेंबर दैट इट एंड यू, two pronouns are always having the same subjective and objective cases, right? अब पजेसिव केस, ऐसे ही हम रिफ्लेक्सिव केस की भी बात करते हैं। पजेसिव का मतलब पजेशन है, पजेशन का मतलब राइट टू हैविंग समथिंग, अधिकार, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज माई पेन, आई हैव राइट टू यूज दिस पेन, आई पजेस दिस पेन। तो ये पजेशन को बताता है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि उसमें सेल्फ की एक भावना उसमें डेवलप होती है। तो माई सेल्फ, यदि हम रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो माई सेल्फ, आर सेल्फ सिंगुलर है, और सेल्फ का यदि हम प्लूरल बनाते हैं, तो जब हमने नाउन की स्टडी करी है, नाउन का टॉपिक मैं आगे लेकर के आऊँगा, नाउन की यदि आपने स्टडी कर रखी है, तो जब हम एक सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या आ जाए, एफ आ जाए या तो या एफ ई आ जाए, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई को हटा करके क्या लगा देते हैं, वी ई एस। तो ये क्या बन गया, सेल्व्स, एस ई एल वी ई एस, सेल्व्स। ये प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे और सेल्व्स होगा न कि सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है और सेल्व्स भी
होता है, क्योंकि यू सिंगुलर वन पर्सन एंड यू ए ग्रुप, देन योर सेल्व्स। हिज सेल्फ नहीं हो सकता, हर सेल्फ होता है, बट इस केस में इट्स सेल्फ नहीं हो सकता और देयर सेल्फ भी नहीं हो सकता। ध्यान रहे कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्व्स ऐड करके और फिर हम बनाते हैं उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव केस किसकी, थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्व्स ऐड करके हम बनाते हैं उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देम प्लूरल है तो सेल्व्स। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव है, अब रिफ्लेक्सिव है, ये अब रिफ्लेक्सिव है। और यदि सेल्फ या सेल्व्स को हटा दें तो ये पॉजेसिव केस है और ये इनका ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? अब हमें करना क्या है, इसमें ये प्रोनाउंस हो गए, इसमें जो रोल रहेगा चेंज करने का वो रहेगा पर्सन्स का। तो पर्सन बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में आएगा आपका ही, शी, इट एंड दे। अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। रोशन said to me, you are wise enough। ये एक सेंटेंस है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है। इसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट है और खुद का एक ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पे भी इसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। यू आर वाइज इनफ, यहाँ पे यदि दूसरे वे में कोई सेंटेंस किसी ने कहा हो तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें एक दूसरे को इंटरचेंज करना है। इस वाले पार्ट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, हम चेंज करते हैं कौन से, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। अब देखिए, अब यहाँ पे जो यू है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पे होता दे, क्या होता, दे, तो दे कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे होता यदि वी, तो वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को चेंज करें और रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किसको चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को। यहाँ पे आए हुए सेकंड पर्सन को, और यहाँ पे यदि कोई थर्ड पर्सन आया है तो उसको हम नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। तो ध्यान रखें कि इसका फॉर्मेट क्या बना, 1 2 3 by sun, 1 2 3 by sun, SON। sun represents to subject or represents here to object, and for no change। 1 is first person, 2 is second person and 3 is third person। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर आए हुए किसी भी, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बीच में भी कहीं पे प्रोनाउन आ सकता है। आए हुए प्रोनाउन को, यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें,
यदि प्रोनाउन आया हुआ सेकंड पर्सन है तो यहाँ आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करें, उसका एज इट इज़ वैसे के वैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये था चेंज करने का रूल नंबर 4। अब देखिए, अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है चेंज ऑफ टाइम एडवर्ब्स। चेंज ऑफ टाइम एडवर्ब्स। टाइम एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं या जिनको रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय चेंज किया जा सकता है, वो देखिए। दिस, these, now, here, ago, yesterday, yesternight, tomorrow, today, tonight। यदि इस तरह के वर्ड्स आ जाएं किसमें, आपके रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस उसका बनाते समय हम किस में चेंज करते हैं? दिस को आप चेंज कर देंगे दैट में, दीज को चेंज कर देंगे दोज में, नाउ को चेंज कर देंगे देन में, हियर को चेंज कर देंगे देयर में, अगो को चेंज कर देंगे बिफोर में, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, यस्टर नाइट को चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट, और टुमारो को चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे, और टुडे को चेंज कर देंगे टू नाइट दैट डे में, और टुनाइट को चेंज कर देंगे दैट नाइट में। यदि यस्टर नाइट को द लास्ट नाइट लिखा हुआ मिल जाए तो भी सही है, यदि यस्टरडे को द लास्ट डे लिखा हुआ मिल जाए तो भी सही है, बट जो परफेक्ट वे है वो है कि प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट। इसी तरह से यदि हैंस आया हो तो इसे देंस में चेंज कर देते हैं, यदि 10 आया हो तो इसको 100 में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चेंज ऑफ टाइम एडवर्ब्स, जो टाइम एडवर्ब्स है उनको हम किस में चेंज करना चाहिए हमें, और इनमें हम चेंज कर देते हैं यदि इनमें से कोई भी वर्ड आया है तो ये अपना रूल नंबर 5 कंप्लीट हुआ।